वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और स्क्यू फील्ड या कोशेंट फील्ड की हमने डेफिनेशन देखी थी। इसके साथ में जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन देखी थी। तो वो सब डेफिनेशन आज हम उन डेफिनेशन पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स करते हैं। जैसे सबसे पहली थ्योरम आपके पास है, पहली थ्योरम आपके पास है कि मान लिया कि लेट आर बी ए रिंग, लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग। आपके पास कोई भी एक रिंग है, देन आपको प्रूफ करना है कि a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ठीक है, के पास ये दे रखा है कि a डॉट जीरो है वो जीरो के बराबर होता है और वो जीरो डॉट a के बराबर होता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है यहाँ तक। तो जहाँ पर जीरो क्या है कि जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हम जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो, जैसे मान लो b आ गया, b प्लस जीरो बराबर जीरो। b है उसको मैं b प्लस जीरो लिख सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? योज्य तत्सम की परिभाषा से कि a स्टार e है वो आपके पास e के बराबर आता है। यहाँ पे जो स्टार है वो प्लस का ऑपरेशन है और जो e होता है तत्सम का हो गया वो जीरो है। ये आपके पास आ गया योज्य तत्सम, या इसको बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है आपको ए से पहले गुणा करना है। तो अगर आप इसमें a से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो a डॉट b इक्वल टू a डॉट b प्लस जीरो। ये आप कर सकते हो। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट जीरो बराबर a डॉट b इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट जीरो। ये आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इसको बोलेंगे बंटनता गुणधर्म। ठीक है, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट बी प्लस जीरो। तो यहाँ पे हमने किया था कि b है वो b प्लस जीरो के बराबर है, तो यहाँ पे a डॉट b प्लस जीरो है वो a डॉट b के बराबर ही होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट b प्लस a डॉट जीरो। यहाँ पर हमने लगाया है वापिस एडिटिव आइडेंटिटी की परिभाषा से। योज्य तत्समक की परिभाषा से बाय definition of additive identity। ठीक है यहाँ तक। अब देखो दोनों साइड से a डॉट b को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बाय कैंसिलेशन लो। तो जीरो इक्वल टू a डॉट जीरो, ये आपके पास आ गया बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम निरसन नियम से।
वाम निरसन नियम है वो यहाँ पे प्लस के लिए लग रहा है, क्योंकि R है वो प्लस के लिए एक आबेलियन ग्रुप होता है। और हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में ये प्रूफ किया था कि प्रत्येक जो आपके पास ग्रुप होता है उसमें निरसन नियम सत्य होता है, प्रत्येक ग्रुप में आपके पास कैंसिलेशन लॉ है वो होल्ड होता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको 0.a इक्वल टू 0 करना हो तो ये सेम प्रोसेस करेंगे, बस एक चीज़ का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा कि प्री मल्टीप्लाई बाय a की जगह हम पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे, हम a से बाद में गुणा कर देंगे। सिमिलरली if we multiply, if we post multiply by a n इक्वेशन फर्स्ट, इसको अगर हम समीकरण 1 नाम दें तो समीकरण 1 में a का अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो b डॉट a इक्वल टू b प्लस 0.a, इसी टाइप से इसको ओपन करोगे। सिमिलरली आपको आगे हल करते जाना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि 0.a है वो 0 के बराबर है। आप इसको हल कर भी सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके। तो ये आपके पास आ जाएगा b डॉट a इक्वल टू b डॉट a प्लस 0.a। ये आपके पास आ गया बंटनता गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद b डॉट a प्लस 0 इक्वल टू b डॉट a प्लस 0.a योज्य तत्समक। इसके बाद b डॉट a कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम निरसन नियम से। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 का मतलब यहाँ पे है कि एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक से अगर किसी भी अवयव को गुणा करोगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है कि a इंटू माइनस बी, इसी का जो सेकंड पार्ट है कि a इंटू माइनस बी है वो माइनस ए बी के इक्वल होता है, और ये माइनस a इंटू बी के इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि a को अगर मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे माइनस का a भी मिलेगा। बहुत आसान सा है, इसमें देखो हम जानते हैं वी नो दैट, ये आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि b प्लस माइनस बी इक्वल टू 0। b में अगर माइनस का b ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? आपने ग्रुप थ्योरी में इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि a स्टार b है, वो अगर आपके पास आइडेंटिटी आ जाए और b स्टार a भी आइडेंटिटी आ जाए तो हम बोलेंगे कि a है वो b का प्रतिलोम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन हमें प्लस का दे रखा है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो आपके पास होगा a की जगह माइनस से आता है तो b का इन्वर्स कितना हो जाएगा, माइनस का b। तो b स्टार b का इन्वर्स ये आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे b के इन्वर्स का मतलब है माइनस का b और आइडेंटिटी का मतलब है 0 एलिमेंट। ठीक है, अब प्री मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देना बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, by the definition of
एडिटिव इनवर्स योज्य है प्रतिलोम की परिभाषा अनुसार। प्री मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड, दोनों साइड ए से प्री मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस माइनस का बी इक्वल टू ए डॉट जीरो। यहाँ से आपको मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस का बी इक्वल टू जीरो। अभी हम ए पार्ट में प्रूफ करके आए हैं कि ए डॉट जीरो है वो जीरो होता है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है ए डॉट जीरो, तो वो आपके पास जीरो के बराबर होगा। ये आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बंटनता गुणधर्म से, बंटनता गुणधर्म तथा पार्ट फर्स्ट से दोनों का हमने यूज कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने बंटनता गुणधर्म लगाया है और राइट हैंड साइड में हमने पार्ट फर्स्ट का यूज किया है कि ए डॉट जीरो जीरो के बराबर होता है। इसी प्रकार आप देखो, अगर दो नंबर्स को जोड़ने पर जीरो आ रहा है, या ये समझो कि ए स्टार बी करने पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है और ऑपरेशन आपके पास कॉम्यूटेटिव है, मतलब ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर है, तो ए स्टार बी अगर जीरो आ रहा है या आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी ए का भी इनवर्स होगा। तो यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो सेकंड एलिमेंट है उसका इनवर्स है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इंटू माइनस बी माइनस का ए बी। ये कहाँ से आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। दैट इज, अगर आपको बताना हो तो अगर a प्लस बी जीरो है तो b का मान माइनस का a होता है। ठीक है यहाँ तक। तो a इंटू माइनस बी है वो माइनस का ए बी के बराबर आएगा। इसी प्रकार से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। आप यहाँ पे लेके चलोगे कि माइनस ए प्लस ए जीरो होगा, फिर b से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरा गुणन कर दोगे, बाद में गुणा कर दोगे। इसी टाइप से आपको बंटनता का यूज करना है, इसी टाइप से आपको एडिटिव इनवर्स का यूज करना है और ये सिद्ध हो जाएगा। तो वो आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। ये एक पार्ट मैंने इसका करवा दिया है, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए। आसान सी चीज़ें हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कि माइनस का a इंटू माइनस का b, ये आपके पास प्लस का ए बी होता है। बहुत आसान है, अभी हम प्रूफ करके आए हैं। तो माइनस का a इंटू माइनस का b, इसको लिख सकते हैं माइनस का a इंटू माइनस का b। ये कर सकते हैं। माइनस का a था तो माइनस अलग कर दिया, a आ गया और माइनस का b है वो एज इट इज़ है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस ए बी, माइनस ऑफ माइनस ए बी। अब माइनस तो ये बार था, a इंटू माइनस बी को मैंने माइनस का ए बी लिखा है। कहाँ से, पार्ट सेकंड से, बाय पार्ट सेकंड पार्ट का यहाँ पर यूज किया गया है। अब देखो माइनस के माइनस का इन्वर्स क्या है कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है उसका आपने इन्वर्स किया है और फिर से उसका इन्वर्स करते हो तो आपको वापस वही एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पे माइनस का मतलब है इसका दो बार एडिटिव इन्वर्स। इस माइनस का मतलब ए बी का एडिटिव इन्वर्स, और जो बार वाला एलिमेंट है इसका मतलब उसका फिर से एक बार और इन्वर्स। तो आपको मिल जाएगा ए बी। यही आपको सिद्ध करना था। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है कि a इंटू बी माइनस सी है वो ए बी माइनस ए सी के इक्वल होता है।
ताकि ये दिखने में बहुत आसान सा लग रहा है कि सीधा ब्रैकेट ओपन करना है, पर अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो तो हमारे पास अगर बीच में प्लस का साइन हो तो हम इसे ब्रैकेट को खोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस टाइप से था कि a इंटू बी प्लस सी है, ये ए बी प्लस ए सी है। ये पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। बीच में अगर माइनस हो तो हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ a इंटू बी माइनस सी है, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस माइनस का सी। ये कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो बीच में प्लस का साइन आ गया। अब हम इसे ओपन कर सकते हैं ए बी प्लस ए इंटू माइनस का सी, बंटनता गुणधर्म से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप देखो ए बी माइनस ए सी पार्ट सेकेंड में a इंटू माइनस बी किया था, उसको हमने माइनस का ए बी लिखा है, तो a इंटू माइनस का सी है, इसको हम माइनस का ए सी लिख देंगे। तो ये आपके पास पार्ट सेकेंड से, तो ये प्रूफ हो गया। तो आसान सी चीज़ें हैं। इसी टाइप से इसका जो पांचवा पार्ट है उसमें भी यही किया है, बस ए को बाद में लिखा है। तो आप इसी टाइप से उसको b प्लस माइनस का c गुणा में a कर दोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आपके पास हल हो जाएगा। तो ये आपके पास पहली थ्योरम थी, समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर चीज़ समझ में ना आई तो आप चैट के थ्रू हमें बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड थ्योरम करते हैं। बहुत ही आसान सा पेपर है। आप लोगों ने इसको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी कुछ इंट्रोडक्शन कर लिया होगा ग्रुप थ्योरी का। अगर आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी को थोड़ा ठीक से पढ़ा है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ग्रुप थ्योरी में हमने एक सेट पढ़ा था और एक बाइनरी ऑपरेशन था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट तो एक ही है मगर बाइनरी ऑपरेशन है वो दो आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड आपके पास थ्योरम दे रखी है कि a ring R is without zero divisor if and only if the cancellation law holds in R। 2 नंबर थ्योरम है कि a ring R is without zero divisor if and only if it holds cancellation law। ये आपके पास है कि a ring R is without zero divisor if and only if it holds cancellation law। मतलब क्या है कि एक वलय R शून्यभाजक रहित होगा यदि और केवल यदि R में निरसन नियम सत्य हो। हमें यह बताना है कि कोई भी एक रिंग है वो जीरो डिवाइजर रहित होगी, शून्यभाजक रहित होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम सत्य हो, R में कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स होता हो। अब जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, कल हमने परिभाषा देखी थी कि कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है उसके लिए अगर एक और नॉन जीरो एलिमेंट हमें इस प्रकार से मिल जाए कि उन दोनों का प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि ए है वो जीरो डिवाइजर है। अब हमें यह बोला गया है कि जीरो डिवाइजर नहीं है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, शून्यभाजक रहित है। इसका मतलब क्या है कि अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनमें कम से कम एक जो एलिमेंट है वो कन्फर्म जीरो होगा।
क्यों? क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो हुए और उनका प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया, इसका मतलब है कि उसमें जीरो डिवाइजर्स प्रेजेंट है, पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि लेट आर बी अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। हमने मान लिया कि R कोई भी एक वलय है जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। माना R शून्य भाजक रहित वलय है। माना R शून्य भाजक रहित वलय है। अब अगर ये शून्य भाजक रहित है तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। तो मान लिया कि लेट A 0 नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू R। हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट मान लिया A R में, तथा B C बिलोंग्स टू R। अगर हमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करवाना है, इसका मतलब हम लेके चलेंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी, और हम सिद्ध करेंगे कि बी इक्वल टू सी होगा। प्लस के लिए कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आर है, वो प्लस के लिए एक अबेलियन ग्रुप बनता है, और अगर कोई ग्रुप है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड होता है। तो हमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करवाना है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड करवाना है। तो अगर आपके पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और ए और बी दो एलिमेंट अगर मैं आर में लेता हूं, इस प्रकार हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। ये हम लेके चल रहे हैं कि ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके लिए बी और सी, इस प्रकार से हमने दो एलिमेंट ले लिए कि ए बी है वो ए सी के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि बी इक्वल टू सी होगा। तो देखो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0। दोनों तरफ ए सी का एडिटिव इनवर्स हमने ऑपरेट करा दिया, या बोल सकते हो कि एक टाइप से इसको ए सी को लेफ्ट साइड में ले आए। ठीक है, लॉजिकली आप क्या कर रहे हो कि इसमें दोनों तरफ ए सी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0। अभी हम प्रूफ करके आए थे इस चीज़ को कि आपके पास अगर ए बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी है तो वो ए बी माइनस ए सी के इक्वल होता है। और ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है? बंटनता गुणधर्म। बंटनता गुणधर्म से ये आप कर सकते हो। अब देखो ये आपके पास a है, वो एक नॉन जीरो नंबर है, और इसका b माइनस सी के साथ प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। हमने मान रखा है कि r है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब r में कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। अब यहाँ पे दो नंबर हैं, एक तो a है और दूसरा b माइनस सी, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कम एक एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। अब a 0 नहीं हो सकता क्योंकि हम शुरू में लेके चल रहे हैं कि a है वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखो R शून्य भाजक रहित वलय है, अतः आइदर a इक्वल टू 0 और b माइनस
सी इक्वल टू 0। ये जीरो डिवाइजर, ये विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग है, इसका मतलब दोनों में से कम एक को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो गुणा है वो 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के दोनों 0 नहीं हुए और इनका अगर गुणा 0 आ गया, इसका मतलब है कि R में जीरो डिवाइजर प्रेजेंट है, विथ जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। जबकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो यहाँ से A नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज, बट A 0 के बराबर नहीं है, विच इम्प्लाइज B माइनस C इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज B इक्वल टू C। हम लेके चले थे कि ए बी है वो ए सी के बराबर है, हमने प्रूफ कर दिया कि B इक्वल टू C है। इसका मतलब कि इफ ए बी इक्वल टू ए सी विच इम्प्लाई B इक्वल टू C, इसका मतलब R में वाम निरसन नियम सत्य है। हमने यह सिद्ध कर दिया कि इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप बी ए इक्वल टू सी ए ले लोगे तो वापिस ये काम करोगे, सारा कुछ यही करेंगे, बस आपको यहाँ पे वाम की जगह लिख देंगे कि दक्षिण निरसन नियम सत्य है। अभी हमने ये प्रूफ किया है कि इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि इसमें राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होगा। तो दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि इसमें कैंसिलेशन लॉ या निरसन नियम हमेशा होल्ड होगा। तो ये आपका प्रूफ था। ये आपके पास अभी वन साइडेड है, अभी हमें कन्वर्स पार्ट और करना है, क्योंकि हमें दे रखा है कि यदि और केवल यदि। तो अभी हम लेके चले थे कि जीरो डिवाइजर नहीं है, प्रूफ कर दिया कि निरसन नियम इसमें सत्य है। अब हम लेके चलेंगे कि R में निरसन नियम सत्य है, प्रूफ करेंगे कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। तो कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स में हम मान के चलते हैं कि लेट R be a ring and holds cancellation law। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि R एक वलय है जिसमें निरसन नियम सत्य है। तो यहाँ पे हिंदी में अगर लिखना है तो माना R एक वलय है तथा निरसन नियम सत्य है। ठीक है, मान लिया कि R एक रिंग है और ये निरसन नियम की पालना करती है। हमें सिद्ध करना है कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो मान लिया आपने कि माना जीरो नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू R। मान लिया कि A कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है एंड B बिलोंग्स टू R सच दैट A B इक्वल टू 0। तो इस प्रकार है। मतलब आपने एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया R में, तो इसके लिए एक एलिमेंट मान लिया B R में इस प्रकार से है कि उन दोनों का प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, A है वो हमारे पास नॉन जीरो है। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि B का मान 0 होगा। क्यों? अगर B का मान 0 नहीं हुआ, A तो हम पहले लेके चल रहे हैं कि इसमें A नॉन जीरो है, और अगर B भी नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि R में जीरो डिवाइजर प्रेजेंट हैं। R है वो विथ जीरो डिवाइजर है,
शून्यभाजक सहित वलय होगी, बट हमें प्रूफ करना है कि शून्यभाजक रहित है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि b का मान 0 आएगा। कैसे करेंगे वो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट बी इक्वल टू a डॉट 0, बिकॉज a डॉट 0 है वो 0 के बराबर होता है। ये हमने अभी प्रूफ किया था, पहली थ्योरम का पहला ही पार्ट था। अब b इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अभी हम लेके चल रहे हैं कि R में कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से मैं बोल सकता हूँ कि b का मान 0 होगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि R है वो R इज विदाउट जीरो डिवाइजर, R शून्यभाजक रहित वलय है। तो ये आपके पास थ्योरम का प्रूफ हो गया। एक बार देख लो इसको। ठीक है, अब हम तीसरी थ्योरम देखते हैं। तीन नंबर थ्योरम देखो, इसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक रिंग दे रखी है ZP, वो इंटीग्रल डोमेन होगा। थ्योरम 3, द रिंग ZP 0 1 2 p-1 प्लस p मल्टीप्लाई p, ये आपके पास है ZP is an integral domain if and only if p is prime। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है कि जो रिंग ZP होती है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा if and only if p है वो प्राइम है। अब हमें रिंग तो दे रखा है, हमें ZP है वो रिंग दे रखा है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि अगर P प्राइम हुआ तो इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो P को प्राइम होना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। पहले मान लिया कि लेट ZP प्लस P मल्टीप्लिकेशन P इज एन इंटीग्रल डोमेन। मान लिया कि एक पूर्णांकीय प्रांत है, माना ZP प्लस P मल्टीप्लाई P एक पूर्णांकीय प्रांत है। अगर ये आपके पास एक पूर्णांकीय प्रांत है तो हमें सिद्ध करना है, टू प्रूफ हमें सिद्ध करना है कि P अभाज्य संख्या है। P है वो अभाज्य संख्या होगी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अगर आपको प्रूफ करना है कि P है वो अभाज्य संख्या है तो हम मान के चलते हैं कि P
p है वो अभाज्य संख्या नहीं है। कंट्राडिक्शन से हम इसे सिद्ध करते हैं। तो संभव हो तो माना, संभव हो तो माना, इफ पॉसिबल लेट p एक भाज्य संख्या है, लेट p इज ए कंपोजिट नंबर। संभव है तो मान लिया कि p है वो अभाज्य नहीं है, एक भाज्य संख्या है। अगर p भाज्य संख्या है तो मैं लिख सकता हूँ p इक्वल टू a डॉट b वेयर 1 लेस देन ab लेस देन p। अगर p एक भाज्य संख्या है तो मैं 1 से लेके p के मध्य इसके 2 फैक्टर कम से कम हमेशा ज्ञात कर सकता हूँ। या इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो, देन देयर एग्जिस्ट, then there exists AB belongs to ZP such that P equal to A dot B where 1 less than AB less than P। इसका मतलब क्या है? मान लो कि कोई P है वो अभाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि P का मान है वो 10 है। 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 10 को मैं 1 से लेके और 9 तक की संख्याओं में कम से कम 2 ऐसी संख्याएं जरूर ले सकता हूं जिनका अगर मैं गुणा करूं तो 10 के बराबर आए। जैसे 2 गुणा 5 10 होता है। इसी टाइप से अगर आप p का मान लो कि 20 लेते हो तो 20 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 5 या 2 गुणा 10। तो कम से कम ऐसे a और b जरूर मिलेंगे ZP में जिन दोनों का प्रोडक्ट p के इक्वल आएगा। यहाँ तक ठीक है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। सिर्फ ये एक ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो थ्योरम यहीं पे खत्म है। देखो, अगर p भाज्य संख्या है इसका मतलब उसके प्रॉपर डिवाइजर होंगे। अगर प्रॉपर डिवाइजर है तो ओबियस है वो नंबर 1 से तो बड़े होंगे और जो खुद नंबर है उससे छोटे होंगे। तो ZP में एलिमेंट कौन से होते हैं? 0 से लेके p-1 तक। तो p-1 है तो ये मैंने लिखा है कि a और b है वो 1 से लेके और p के मध्य होंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि उसके प्रॉपर डिवाइजर है वो 1 नहीं हो सकता और खुद नंबर नहीं हो सकता, तो उन दोनों के बीच में होंगे। तभी तो हम बोलेंगे कि इसके कोई प्रॉपर डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट है वो p आ रहा है और ZP में p का मान कितना होता है? 0। क्यों? p पर p का डिवाइड kरेंगे और हमें शेष पर लिखना होगा, हमें रिमाइंडर लिखना होता है। तो यहाँ से आ गया a डॉट b इक्वल टू 0 बट a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है पर ना तो a का मान 0 है और ना ही b का मान 0 है। आई बात समझ में? क्यों? a और b का मान 1 से बड़ा है और p से छोटा है। अगर a और b में से कोई भी p के बराबर होता तो हम बोल देते कि वो 0 है, पर यहाँ पे तो p से छोटा नंबर है। ठीक है? इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है पर दोनों में से कोई सा नंबर 0 नहीं है। अगर ये नंबर 0 नहीं है इसका मतलब a व b शून्य भाजक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो 0 डिवाइजर्स हैं, और अगर इसमें 0 डिवाइजर आ गए तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। जो ZP के पूर्णांकीय प्रांत होने का विरोधाभास है। अतः P भाज्य संख्या
नहीं हो सकती। जो हमने माना था कि p है वो एक भाज्य संख्या है जो नहीं हो सकती। अगर कोई नंबर भाज्य नहीं है इसका मतलब p एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब देखो कन्वर्स पार्ट करते हैं। अभी हम लेके चले थे कि ZP है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर P प्राइम नंबर है तो ZP है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा। देखो कन्वर्स करते हैं। इसके लिए पहले मान लिया कि लेट P भी है प्राइम number, then to prove ZP plus P cross P is an integral domain। माना P एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध करना है कि ZP प्लस P मल्टीप्लिकेशन P एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, हमने मान लिया कि P इज अ प्राइम नंबर टू प्रूव ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये आपको सिद्ध करना है कि P एक अभाज्य संख्या है तो आपको सिद्ध करना है कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या दिखाना है कि एक रिंग है, तो रिंग तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि ये रिंग इंटीग्रल डोमेन होगी, तो रिंग तो हमें दे रखी है। तो दिया गया है ZP प्लस P इंटू P एक वलय है। वलय तो हमें दे रखी है। अब याद करो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसी वलय जो क्रम विनिमय हो, जिसमें तत्समक अवयव हो और वो शून्यभाजक रहित वलय हो, उसे हम पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। तो ये नंबर्स की एक रिंग है तो क्रम विनिमय भी है और इसमें 1 भी होता है तो तत्समक अवयव भी है। ठीक है, और ZP मल्टीप्लाई P के लिए क्रम विनिमय भी है तथा 1 बिलोंग्स टू ZP तत्समक अवयव भी विद्यमान है। ZP is commutative for multiplication P and 1 belongs to ZP, that is identity element must be present in ZP। दोनों चीज़ें हैं। अब हमें सिर्फ एक चीज़ दिखानी है कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। नाउ अब let AB belongs to ZP such that A डॉट B इक्वल टू 0। मान लिया कि A और B में कोई भी दो नंबर हैं, A और B ZP में कोई भी दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों में से कम एक नंबर है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों नंबर 0 नहीं हुए तो इसमें जीरो डिवाइजर मिल जाएंगे, जबकि हमें अगर इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है तो हमें यह दिखाना है कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। अब अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब उस पर P का भाग पूरा जा रहा होगा। अगर उस पर P का भाग पूरा जा रहा है इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि A डॉट जो P है वो A डॉट B को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ZP में कोई भी नंबर है वो 0 कब होता है? जब उस संख्या पर P का पूरा भाग जाए। यहाँ पर A गुणा B 0 आ रहा है, इसका मतलब P का भाग है वो A इंटू B पर पूरा जाएगा। तो P डिवाइड्स AB। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखो,
क्लास में मैंने काफ़ी बार बताया आपको, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, प्राइम नंबर क्या होता है कि अगर कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रही हो तो उनमें से कम एक संख्या को डिवाइड करे तो वो अभाज्य संख्या होती है, वो प्राइम नंबर होती है। तो यहाँ पर P तो हम प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं, प्राइम नंबर दो संख्याओं के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों में से कम एक नंबर को पक्का डिवाइड करेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आइदर P डिवाइड A और P डिवाइड B। ये कहाँ से आया? बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की परिभाषा अनुसार अगर कोई प्राइम नंबर दो संख्याओं के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो दोनों में से कम एक को कन्फर्म डिवाइड करेगा। अब इफ P डिवाइड्स A इम्प्लाइज A इक्वल टू 0, अगर P का भाग A पर पूरा जाता है तो A का मान क्या हो जाएगा? 0। और इफ P डिवाइड B इम्प्लाइज B इक्वल टू 0। अब अगर P का भाग A पे गया तो A का मान 0, P का भाग अगर B पे गया तो B का मान 0। दोनों में से कम एक पे तो भाग कन्फर्म जाएगा। इसका मतलब A इंटू B 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कम एक को 0 होना पड़ेगा। विच इम्प्लाइज कि इफ AB इक्वल टू 0, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा कि ZP इज विदाउट 0 डिवाइजर। अगर ZP विदाउट 0 डिवाइजर है, ऊपर हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ZP है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। 0 डिवाइजर हमें प्रूफ करना था, वो भी हमने कर दिया। इसका मतलब ZP क्या बन गया? एक इंटीग्रल डोमेन, विच इम्प्लाइज ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन। ZP एक पूर्णांक या प्रांत होगा। ठीक है, तो आज हमने 3 प्रमेय सिद्ध किया है, 3 थ्योरम्स प्रूफ कर लिया है। तो आगे 3-4 थ्योरम और बची है, वो फिर अपने कल की क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें चैट के थ्रू बता सकते हो। और कल की क्लास में आगे छोटी थ्योरम्स और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिटी क्या होती है, ऐसी चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। तो जैसे यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने जो मल्टीप्लाई का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो उन्हें हम यूनिट्स बोलते हैं। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे, वो फिर कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।